पहले मैं आकलन जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ क्या है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। किसी भी बच्चे को पढ़ाकर और परीक्षा लेना ये आकलन का एक संकुचित अर्थ है। सही मायने में तो आकलन जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने CCE पैटर्न पर कार्य किया था, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। बच्चा जब क्लास में आता है और आप उस बच्चे को देखते हैं तभी से उसका इवोल्यूशन, उसका आकलन शुरू हो जाता है। आकलन आप बच्चे को देख के कर सकते हैं, आकलन बच्चे को आप क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं, आकलन आप बच्चे के बीच एक बहस करा के कर सकते हैं, और जो परंपरागत तरीका है हमारा आकलन करने का, पेपर के माध्यम से प्रश्न पत्र देकर के उसका आकलन करना, वो तो है ही है। अगर इस आकलन शब्द को मैं आप अपने प्रशिक्षण से हम जोड़ना चाहें तो आप प्रशिक्षण से पहले दिन आते हैं तो आप प्री टेस्ट, पूर्व आकलन, प्री टेस्ट करते हो, आपने कल भी किया। और प्री टेस्ट में मान लो 10 क्वेश्चन हैं और आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 10 प्रश्नों में से आपके 5 सही। आपने प्रशिक्षण पूरा किया और उसके बाद पोस्ट असेसमेंट, प्रशिक्षण के बाद आपका मूल्यांकन हुआ और उसमें आपने 9 प्रश्न सही कर दिए या 10 कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीच का जो गैप भरा गया 5 से 9 के बीच का, वो कहीं ना कहीं आपके प्रशिक्षण की देन है। लेकिन यदि आपने पहले 5 अर्जित किए और पोस्ट इवोल्यूशन में आपने 4 सही किए या 3 सही किए, तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि या तो प्रशिक्षण देने वाले में कमी थी या फिर प्रशिक्षण लेने वाले में कमी थी, या प्रशिक्षण को प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब आते हैं बच्चे की बात पर। इवोल्यूशन, अगर एक अच्छा टीचर होगा, क्योंकि टीचर और बच्चे का संबंध रोज का है, वो बच्चे के इवोल्यूशन देखकर ही पता कर सकता है कि मेरा बच्चा किताब पढ़ लेगा, मेरे बच्चा एक अंकीय जोड़ को कर लेगा, इस एक्टिविटी को कर लेगा। तो इवोल्यूशन बाय ऑब्जर्वेशन, केवल मैंने देख के ही उसका इवोल्यूशन कर लिया। एक हो गया इवोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा, कॉपी दिखा, ये वो मतलब उसका एक निरीक्षण टाइप का किया और उससे मैंने पता किया कि ये बच्चा कितना जानता है। तो बच्चे का जो आकलन है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी भी किया जा सकता है। बाय आस्किंग क्वेश्चन, आप प्रश्नों को पूछ के भी कर सकते हो। कुछ बच्चों के प्रश्न पूछ लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा मेरा बच्चा कितना इस टॉपिक को कितना समझ पाया। बाय ग्रुप डिस्कशन, आप बच्चों में एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दो कि बेटा मेला के बारे में बोलिए, मेला के बारे में आप जानते हो। 10 बच्चों के बीच आपने मेला एक वर्ड छोड़ दिया। जो बच्चे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं, सीधी सी बात है उनका कॉन्सेप्ट मेले से संबंधित अच्छा है। जो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो मेले के बारे में जानता नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। और संभव भी हो सकता है कि अगर मान लो कुछ बच्चे होते हैं चुप होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो जानते सब कुछ है लेकिन बोलना नहीं चाहते। लेकिन जो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं वो तो वहां क्लियर हो गया कि इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपका जो काम रह गया उन बच्चों के लिए रह गया जो उस ग्रुप डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे, तो वहां आपको रेमेडियल की जरूरत है। ये है ना, आकलन एवं रेमेडियल। 10 में से 7 बच्चे धड़ाधड़ मेरे टॉपिक पर बोल रहे हैं, तो आपको क्लियर हो गया कि 7 लोगों के लिए रेमेडियल की आवश्यकता नहीं है। अब आपका जो वर्क बचता है, कार्य आपका एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, उन 3 बच्चों के लिए आपको जानने की जरूरत है कि बच्चा इस टॉपिक पर क्यों नहीं बोल पा रहा है। क्या इसके समझ में नहीं आया, या इसने मेला देखा नहीं है, या ये बोलना नहीं चाह रहा है। और जो भी जहां भी आपको उसका बच्चे का कमजोर पॉइंट मिलता है, वीक पॉइंट मिलता है, उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है। रही बात इस कार्य योजना के हिसाब से, तो मैंने सीख लिया एक आपका
आकलन प्रपत्र है। आप अपने शिक्षण कार्य के बाद, सैद्धांतिक शिक्षण के बाद, जब लास्ट में छठे दिन जब आप उसको मैंने सीख लिया प्रपत्र